रेवंत रेड्डी और आरएसएस, क्या है इसकी हकीकत? केटीआर साहब, असद साहब, अकबर साहब ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब बीजेपी आरएसएस के लिए काम करते हैं, और रेवंत रेड्डी साहब का ये बार बार कहना है कि टीआरएस और एमआईएम मिल के बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करती है। इलेक्शन का माहौल है, हर लीडर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहता, मगर आप इन चारों लीडरों में से किसी की भी मुंह जबानी लगाए गए इल्जामात पर आप यकीन मत कीजिए। हकीकत क्या है वो जानने की आप कोशिश कीजिए। मैं आज आपको यह साबित करूंगा, प्रूफ करूंगा कि टीआरएस और एमआईएम मिलके बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक, जो असद साहब, अकबर साहब का बैंक है। इसको 1987 में फर्स्ट इसका ब्रांच इनॉग्रेशन किया गया था। 1987 से 2014 तक यानी 28 साल में असद साहब ने इसके चार ब्रांचेस डाले। जिस तरह से आज ये केसीआर साहब के पीछे मामू मामू बोल के फिर रहे हैं, उस तरह से सेंट्रल में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी जी के पीछे अम्मा अम्मा बोल के फिर के चार बैंकों के परमिशंस ला लिए और हैदराबाद में अपना बैंकिंग का बिजनेस वेल सेटल कर लिया। उसके बाद जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो मालूम नहीं इनका बीजेपी और आरएसएस से क्या माहिदा हुआ। अचानक 22 सितंबर 2016 को इनके दारुसलाम बैंक के चार ब्रांचेस का इनॉग्रेशन हुआ। 18 सितंबर 2016 को बंजारा हिल्स ब्रांच, 20 सितंबर 2016 को सनत नगर ब्रांच और 22 सितंबर 2016 को मलकपेट और टोली चौकी ब्रांच का इफ्तिताह हुआ। असद साहब को दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक के पहले चार ब्रांचेस डालने के लिए 28 साल लगे, जबकि सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट और फिर इन्हों कांग्रेस में अलायंस में रहते हुए और दूसरे चार ब्रांचेस डालने के लिए इनको सिर्फ 4 दिन लगे, जबकि सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट, आरएसएस गवर्नमेंट। इससे मैं आपको इन्हीं के पेपर, एतमाद पेपर में आए हुए एडवर्टाइजमेंट के डेट वाइज मैं आपको सबूत दे रहा हूं। इससे बड़ा सवाल यह है कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी किया। उस नोटबंदी से 44 डेज बिफोर इनके दारुसलाम बैंक के 4 ब्रांचेस का इनॉग्रेशन हुआ। मैंने एक आरबीआई से रिलेटेड ऑफिसर से इसके बारे में मालूमात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि नोटबंदी जो 8 नवंबर 2016 में की गई, उससे 6 महीने पहले कुछ इसका डिसीजन नोटबंदी का लिया जा चुका था, क्योंकि सारे इंडिया में हजारों बैंक के ब्रांचेस है। इन सारे ब्रांचेस को करोड़ ऑफ रुपीस नए नोट देना था, लाखों करोड़ रुपए प्रिंट करना था। इसीलिए 6 महीने पहले से नए नोटों की प्रिंटिंग चालू हो गई थी और यह बहुत ही सीक्रेट रखा गया था। यहां तक कि बीजेपी के कुछ एमपीस को भी इसकी इत्तला नहीं थी, सिर्फ ये हाईली लेवल के लोगों को मालूम था। और नोटबंदी होने वाली है, इस वजह से सारे इंडिया में कोऑपरेटिव नए बैंकों के परमिशंस और ब्रांचों के परमिशन तकरीबन रोक दिए गए थे। वैसे वक्त पे सारे हिंदुस्तान के कोई कोऑपरेटिव बैंक के 4 ब्रांचेस का किसी को परमिशन नहीं मिलता, किसी के 4 ब्रांचेस इनॉग्रेशन नहीं होते नोटबंदी से पहले। दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक के 4 ब्रांचेस 44 डेज बिफोर इनॉग्रेशन होते हैं, इनको परमिशन मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि ये दोनों भाई आरएसएस और बीजेपी से सेंट्रल में मिलके काम कर रहे हैं और इनको इस बात की शाहिद के इत्तला पहले से थी। अगर आप यूपी में देखेंगे तो आजम खान साहब को बीजेपी आरएसएस ने कहा कि आप मुसलमानों के वोटों को डिवाइड करने का काम कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, मगर उन्होंने वहां पर कौम का सौदा करने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद आजम खान साहब के जो ऑलरेडी कॉलेजेस को परमिशंस के साथ चल रहे थे, उनके परमिशंस को कैंसिल करके उनके कॉलेजों पे बुलडोजर चला दिया गया और यहां पे इनके 4 ब्रांचेस को 8 करके इनको सुरखुरू कर दिया गया। आप अगर महाराष्ट्र में नवाब मलिक साहब को देखेंगे, जो एनसीपी के मिनिस्टर थे, उनको कहा गया आरएसएस और बीजेपी की तरफ से कि आप मुसलमानों में इंतशार पैदा कीजिए, आप हमारे दिए हुए स्टेटमेंट्स दीजिए, जज्बाती तकरीरें करके मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कीजिए। तो नवाब मलिक साहब ने भी कौम का सौदा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनके ऊपर केसेस बुक करके उन्हें अंदर डाल दिया गया, जेल में डाल देके उनके
सारी मिनिस्ट्री, हर वो चीज़ ख़त्म कर दी गई। और यहाँ पे आप देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो 2012 से इनके ऊपर हेट स्पीचेस के केसेस चल रहे हैं, उन सारे केसेस को ख़त्म करके 9 अप्रैल 2022 को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इतना सब कुछ देखने और सबूतों के साथ सुनने के बावजूद भी अगर आप लोग को इन लोगों के जज्बाती तकरीरों पर यकीन है और आप इस बात को नहीं मानना चाह रहे हैं कि ये आरएसएस बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो फिर आपका अल्लाह ही मुहाफिज है। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के वक्त जो कर्नाटक के सारे माइनॉरिटीज ने मिलकर वहां पे जेडीएस होने के बावजूद भी मुस्लिम माइनॉरिटी वोटों को डिवाइड ना करने का अहद किया और सारे लोग मिलकर सारे हिंदुस्तान के मुल्क के हालात को नजर में रखते हुए कांग्रेस के साथ जाने का डिसीजन लिया और वहां पे कांग्रेस के साथ गए, इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां से बीजेपी और आरएसएस का कर्नाटक से सफाया हुआ और उसके बाद उसका असर तेलंगाना पर भी पड़ा। यहां पर भी अब तेलंगाना में भी सारे मुसलमान, सारे माइनॉरिटीज ये डिसाइड कर चुके कि अब हम यहां पे टीआरएस में, कांग्रेस में वोट डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ कांग्रेस के साथ नेशनल इश्यूज को नजर में रखते हुए कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो उसके बाद यहां पर भी अब जब सारे मुसलमान माइनॉरिटीज ये डिसाइड कर चुके, तो इस खौफ से बीजेपी और आरएसएस को ये खौफ महसूस हुआ कि कर्नाटक में जैसा हमारा वजूद खत्म हो गया, वैसे अब तेलंगाना में भी अगर वजूद खत्म हो जाएगा, तेलंगाना से भी अगर कांग्रेस आ जाएगी, तो इसका सारा असर 2024 के सेंट्रल इलेक्शन पे पड़ेगा और हिंदुस्तान में हमारे पूरे वजूद पे खतरा आ जाएगा। इस वजह से उन लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी वालों ने एक नया फॉर्मूला शोबदा शुरू किया कि इन लोगों को, इन तीनों को काम पे लगा दिया कि मुसलमान वोट, माइनॉरिटीज वोट सिर्फ कांग्रेस की तरफ ना जाए बल्कि डिवाइड हो जाए। इस वजह से आप ये कहते जाओ कि कांग्रेस के लोग आरएसएस के लिए काम करते हैं। उन लोगों के, इस आरएसएस और बीजेपी के ये कहने की वजह से इन लोगों का ये कहना है कि बार बार कि रेवंत रेड्डी साहब फलां आरएसएस के लिए काम करते हैं, ये उनकी मुसलमानों के वोटों को डिवाइड करने की साजिश की जा रही है। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेशनल इश्यूज को नजर में रखते हुए अक्लमंदी का मुजाहिरा कीजिए, दिमाग से सोच समझ के। इतने सबूतों के बाद भी अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर अल्लाह रहम फरमाए आपके ऊपर। शुक्रिया, खुदा हाफिज।